एपिसोड की शुरुआत में जिनू के हाथ में कोई चाबी होती है, जैसे कि उसने पहली बार इस्तेमाल की थी एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट करने के लिए। जिनू कहता है, मैंने सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर दी थी, इसके रिवार्ड के तौर पर मुझे ये की मिली है। इस आइटम की क्लास एस रैंक है। जिनू कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने के बदले में ये की मिली है जो कि इंस्टेंट डंजन की है। जिनू कहता है, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे इनाम मिलता है। रिवार्ड के तौर पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का और एक ब्लेस मैजिक बॉक्स का। वो मैंने ब्लेसिंग वाले मैजिक बॉक्स को चुना, जिसमें से ये इंस्टेंट डंजन की निकली। अब जब कि मेरे पास ये की है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। जिनू उस की को इस्तेमाल करता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन हो जाता है। जिनू उस डंजन के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। जिनू कहता है, अगर ये की एस रैंक की है तो हो सकता है कि ये डंजन भी एस रैंक की हो और इसके अंदर सारे मोस्टर्स भी एस रैंक के हो। और अगर ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है तो इसका मतलब मेरे यहाँ बचने की चांसेस बिल्कुल 0 है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अगर वो की एस रैंक की है तो ये डंजन भी एस रैंक की होगी। अगर ये डंजन वाकई में एस रैंक की निकलती है तो मेरे पास एक हार्ट स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम डंजन में इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा रैंक कितना ज्यादा हाई हो चुका है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे जिन्हों के साथ सी रैंक की डंजन्स में जाना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना जरूरी है। जिन्हों जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सामने से एक 3 मुंह वाला बड़ा सा बीच निकलता है जो कि हेरिकेट कीपर होता है, जिसका नाम साइबरस होता है। जिन्हों उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे ऐसी जगह पर अपनी जान नहीं दे रही, मैं इसको मारकर यहीं पर लेवल अप होऊंगा। जिन्हों कहता है, लेवल अप होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि मुझे इंस्टेंट डंजन्स के अंदर जाते रहना चाहिए। और साथ ही जिन्हों कहता है कि बी रैंक के बाद डंजन के डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एक पास में बहुत ही कम एस रैंक की डंजन्स ओपन हुई है। ये जो आइलैंड पर एक दो पर एस रैंक की डंजन ओपन हुई थी और हंटर्स उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से उसका गेट पूरा खुल गया और मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड को वेस्टलैंड बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स है। सारे एस रैंक के हंटर्स में अगर टीम में ना का भी वहाँ पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस डंजन के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी हम लोग किसी एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितना रैंक मेरा है या मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एस रैंक के डंजन में हरगिज नहीं जाना चाहिए। और साथ ही जिन्हों और साइबरस के दरमियान बात शुरू हो जाती है। उसी वक्त जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे टाइटल के मुताबिक ये कोई वुल्फ स्लेयर है, तुम्हारा बाप एक्टिवेट हो गया है। साथ ही जिन्हों अपने स्पिन के स्किल को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और साइबर चारों तरफ से अटैक करता है। थोड़ी देर के बाद जिन्हों अपने ब्लड लॉस स्किल को भी एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन साइबरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके ब्लड लॉस इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जिन्हों कहता है, मेरे बहुत सारे स्किल्स इसके सामने काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये बहुत ही हाई रैंक का मॉन्स्टर है। जिन्हों कहता है, इसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, हालांकि एक बीस्ट स्ट्राइक का मॉन्स्टर है और बीस्ट स्ट्राइक के सामने मेरे सारे स्टैट्स 40% बढ़ जाती है। जिन्हों कहता है, अब मुझे कोई भी डाउट नहीं ना, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है। उसी वक्त जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि साइबरस अपना रैत मोड इस्तेमाल करने वाला है और उसका जो रैत मोड 3 मिनट तक रहेगा। साइबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिन्हों की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हों जंप करते हुए उसके साथ के ऊपर अपना हंजर मारता है, लेकिन साइबरस के साथ पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। जिन्हों जल्दी से उसके साथ से नीचे की तरफ जंप करता है, लेकिन साइबरस आगे बढ़कर उसे कंधे पर काट लेता है और जिन्हों दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और उसके एचपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका एचपी लेवल 411 पर आ जाता है, क्योंकि जिन्हों का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, इसलिए सिस्टम उसके एचपी को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिन्हों कहता है, ये सिस्टम तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा कर रख रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। जिन्हों कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जिन्हों अपने रिवॉर्ड वाली विंडो में जाता है और रिकवरी स्टार को सेलेक्ट करते हुए अपने आप को दोबारा ही कर लेता है। इन होने के फौरन बाद जिन्हों जंप करते हुए साइबरस के एक साल के दांतों को पकड़ लेता है। जिन्हों ने ऊपर से और नीचे से उसके दांतों को पकड़ा होता है और साथ ही उसे घुमाते हुए उसके सर को मोड़ देता है, जिससे साइबरस का एक साथ मर जाता है। और भी जंप करते हुए दूसरे सर की आंख में अपना डैगर मारता है, तो फिर वहाँ से भी जंप करते हुए तीसरे सर के ऊपर जाकर अपना हंजर जोर से मारता है। इसके साथ ही साइबरस जमीन के ऊपर धड़म करके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने हेल की गेट कीपर साइबरस को मार दिया है। और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे 4 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हों साइबरस से कहता है, हमारे साथ फाइट करने की वजह से अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा। वहीं मेरे सामने एक दरवाजा होता है जिसके पीछे शायद बॉस हो सकता है। जिन्हों कहता है, अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा। साइबरस को मारने पर जिन्हों को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है
और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है जो कि उसे साइबर्स को मारने पर ही मिल सकती थी। और तीसरे नंबर पर एक बेकार और दांत मिलता है जैसा कि इंस्टेंट इंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। जिनु अपनी हस्तों को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है। वो सामने वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। वो शख्स हंटर से कहता है मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहते हो। उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है और हंटर से कहता है इस बैग के अंदर 20 बिलियन बोन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका देता है और हंटर से कहता है प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन इंसानों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देनी होंगी क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे। मुझे उन सबको ही मारना पड़ेगा, या तुम और जगह पैसे अरेंज कर सकते हो। मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे। मुझे उन सबको ही मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर ना बता सके। वो शख्स उसे कहता है क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो, क्या तुम वाकई में उन सबको ही मारना चाहते हो। हंटर उसे कहता है जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कहा जाती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करियो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड्स को क्यों ज्वाइन नहीं किया। किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया। साथ ही वो हंसते हुए शख्स से कहता है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है जहाँ मिस्टर सोंग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रही होती है। ये वही मिस्टर सोंग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रही है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उनसे कहता है मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सोंग उसे कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी बॉडी बोरी हो चुकी है, कल मुसलसल ट्रेनिंग का रहो, मैं तो बेखुद बेकार हो जाऊंगा। और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी पुश ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद भी होगा कि मिस्टर सोंग का एक बाजुका चाहता है और मिस्टर सोंग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सोंग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात ही कर रहे होते तो उसी वक्त उन्हें दिल से कहा आती है। उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सोंग अपने स्टूडेंट से कहते हैं मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है मास्टर क्या वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें मुझे बात हैरान करने वाली नहीं लगती। उनका स्टूडेंट मिस्टर सोंग से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सोंग गाड़ी में चलते हुए जा रहे होते और कहते हैं मुझे गिल्ड की तरफ से एक डी रैंक के डंजन में जाना होगा। मिस्टर सोंग कहते हैं डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक म्यूजिशियन हंटर बना था, लेकिन ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल गाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सोंग अपनी सोचों में गुम चकते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सोंग कहती है जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहने कहीं पर देखा है। उसी आके को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो हमारा जिन्मू होता है। मिस्टर सोंग उसे कहती है तुम तो बेखुद पहचाने नहीं चाहती, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए, सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए। और साथ ही मिस्टर सोंग को जिन्मू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग को सलामत होती है। मिस्टर सोंग जितने का हैरान हो जाते हैं उसे कहते हैं आखिर ये कैसे हुआ, तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है आप सब के चले जाने के बाद मैं वहाँ वहाँ बेहोश हो गया था, जब मुझे इस दुनिया से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सोंग कहते हैं आखिर उस दुनिया में ऐसा क्या हुआ, लेकिन साथ ही हंसते हुए जिन्हों से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वाकई में तुम्हारा प्यार कर जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिन्हों मिस्टर सोंग के बाजू की तरफ देखकर मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम इस बारे परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा आए तुम्हारा क्या हुआ होगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सोंग जिन्हों से कहते हैं कहीं तुम भी इस दुनिया में जाने के लिए तो नहीं आए, कहीं तुम्हें गिर से मैसेज तो नहीं आया।
जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है हाँ मुझे भी क्यों की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है। वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाती है। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होती है। जैसे ही वो तीनों का करीब जाती है तो मिस्टर सोंग कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होती है। जूही जिन्हों को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिन्हों को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। भी वो सारे इकट्ठी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले हैं। डंजन के अंदर से जो 6 लोग बचकर बाहर आ जाते हैं वही 6 लोग दोबारा डंजन में जाने के लिए इकट्ठी हो जाती है, जिनमें जिन्हों और जूही भी होती है। यूही जिन्हों की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या तुम वाकई में वही जिन्हों हो, तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे। जिन्हों हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता हाँ मैं वही जिन्हों हूँ। जूही जिन्हों से कहती है मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आके बढ़ती है और जिन्हों से कहती है तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने नहीं में तुम इतने ज्यादा कैसे भाग दे, और तुम्हारी टांग कैसी है। जैसे बस की टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्हों भी जूही को उस बारे में बताने लगता है। उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है, उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं जहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है। यहाँ भी कान बता चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को देख करने लगी है। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का अंतर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग शाहबाद पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते उसे कहता है डंजन के अंदर हमारा भी हाल रखना। मिस्टर सोंग भी हैरान होकर कहते हैं आज यहाँ वो चल क्या रहा है, ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों है। उसी वक्त गर्ल की तरफ से घर का आता है, उनसे कहता है मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सोंग से कहती है पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़का मिस्टर सोंग से कहता है ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सोंग जैसे उनका बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे। वो लड़का मिस्टर सोंग से कहता है चाहे वो क्रिमिनल्स है लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है। ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके या भी उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सोंग उसे कहती है अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है। वो लड़का उनसे कहता है प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम है, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम ताइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स है। अगर वो तीनों मेक भी उसका मुकाबला करना चाहे तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्हों ताइशी की तरफ देखकर कहता है मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही उसे कहती है क्या तुम जा रहे हो। जिन्हों उसे कहता है हाँ मुझे जाना होगा। जूही उसे कहती है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सोंग सभी की तरफ देख रही हो क्यों कहते हैं मुझे लगता है कि हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। ताइशिक तीनों कैदियों के हक खो देता है। उनमें से एक कैदियों से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए, तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। ताइशिक उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। उनके हक खोलने के बाद मिस्टर सोंग के पास आता है और उन्हें कहता है मेरा नाम ताइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा। मिस्टर सोंग उसे कहती है हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सोंग जिन्हों से पूछते हैं क्या मैं लीडर बन सकता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। जिन्हों उनसे कहता है नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग उसके सामने अपना सर झुकाते और कहते हैं हमारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों से रखने की। मिस्टर सोंग मिस्टर किम से कहते हैं मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं। मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा देते हैं और कहते हैं जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गोब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर धूप पड़ते हैं और उन्हें मार रही होती है। जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सोंग उनकी तरफ देखकर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गोब्लिन्स या पीछे क्रिमिनल्स। उसी का कहते गोब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सोंग पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गोब्लिन मॉन्स्टर को मार देती है। साथ ही तो गोब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आती है। मिस्टर सोंग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ आग को इस्तेमाल करते हुए उनको मार देती है। एंड्रस में मौजूद सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सोंग जिन्हों की तरफ देखते और कहते हैं
जिनू तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सब को तो तुम्हें डंजन के अंदर हारी आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास चांद से डैगर कहाँ से आ गया? यूं ही भी काफी ज्यादा खुश होती है, जिनू से कहती है मुझे तो तुम्हें एक बार भी ये नहीं करना पड़ा, या तो मार्शल आर्ट सीख रहे हो। जिनू उसे कहता नहीं, मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ। मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते है, हालांकि मैंने जिनू के साथ मजाक किया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। पहले कैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था कभी ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा सामने होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ यूं ही अभी भी काम रही है, मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गोब्लिन्स है, ये अभी भी अपने क्रामों से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। ताइशी खुन से कहता है इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना ले, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग ताइशी से कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप्स बनाते हैं। काइशिक मिस्टर सोंग से कहता है मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राय की तरफ जाता हूँ, अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रोल मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिन्हों अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों रूमों के अंदर देखता है, उसे पता चलता है कि बॉस लक वाली साइड पर है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लक वाली साइड पर जाना चाहिए। जिन्हों की यह बात सुनकर ताइशिक जिन्हों की तरफ देखता है, जबकि जिन्हों ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं, जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं, और लेफ्ट साइड पर जिनवू, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिनवू कहता है मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गोब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल्स सारे गोब्लिन्स को मार रही होती है। जब ताइशिक राम को देख रहा होता है, कहता है क्या इन 14 गोब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही? वो क्रिमिनल्स उसे कहती है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, अगर छोटे मोटे गोब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गोब्लिन्स के बारे में बताता है, वो कहता है गोब्लिन्स की पावर लेवल एक अदर्द इंसान के बराबर होती है, जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। इसीलिए या तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से, या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो अभी बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है, अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। काइशिक क्रिमिनल से पूछता है या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो? वो क्रिमिनल्स उसे कहती हैं ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो? काइशिक हंसते हुए उनसे कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ, इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? काइशिक उनसे कहता है बस करो, अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहती है और तुम्हें मार कर खा जाएंगी तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें मार डालोगी? वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहती हैं हाँ हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं मेरे को ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहती है इन गोब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम कहते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिनू हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है, इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन जिनू हमारे साथ था, लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिनू के पास जाऊंगा और अपना साथ झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि तुम ही तो उस दुनिया से भाग गए थे? मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मारने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग मुझे माफ करेंगे या फिर जिनू मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चलो आगे चलती है, हम दोनों जहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं।
और वो दोनों गलती से काइशी की तरफ चले जाती है। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखती है तो वो देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सामने ताइशिक होता है जो कि उन फिल्मों से कह रहा होता है, मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सको उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दो। आए इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी चाकू चिल्लाता है, मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, ये क्या तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया। और साथ ही ताइशिक अपना हंजा निकाल लेता कहकर, अच्छा तो मुझे लगता है कि जहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजे को घुमाते हुए इसने क्रिमिनल का सर भी काट देता है। ताइशिक कहता है, इसका मतलब बॉस का रूम लप वाला है, अब मुझे जगह घूमना नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। वो साथ में मिस्टर किम और दूसरे बंदे को भी मार देता है। जिन्हों मिस्टर सोंग और जूही के साथ बॉस के रूम की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा थिनिंग इंटेंस महसूस हो रही होती है कि कोई उन्हें मारने के लिए आने वाला है। जिन्हों उनसे कहता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जहाँ से जल्दी से निकलो। वो वापस भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भी भागते हुए जा रही होती है। ताइशिक सीधा पर बी रैंक की हंटर यानी कि जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने नाइफ से जूही को मारने लगता है, जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ताइशिक कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पास्ट है। जिन्हों उसे कहता है, तुम क्या करने होगे थे। ताइशिक अपने हाथ को छुड़वाते हुए पीछे की तरफ जंप करता है। ताइशिक कहता है, तुमने मेरे ब्लाइंड अटैक को रोक लिया, हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है। वाकई में तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प है। हालांकि मेरे ऑर्डर्स ये थे कि मुझे किसी भी दूसरे हंटर्स के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी रैंक की हीला मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मैं पहले इसे मारना चाहता हूँ। यूं ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है। ताइशिक उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को यहीं पर मारने वाला हूँ, बिल्कुल उन सब की तरह जिनको मैंने पहले मार दिया है। मिसेस सोंग उसे कहती है, तुम तो गिल्ड के मेंबर हो, तुम जैसा कुछ क्यों कर रहे हो। जिन्हों पीछे की तरफ देखता है। जख्मों में चूर खून से लथपथ मिस्टर किम बैठी होती है। जिन्हों जूही से कहता है, जूही जल्दी से इसको हील करो, यह भी जिंदा है। जूही तक वहीं पर खड़ी होती है। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है, जल्दी करो, इसे हील करो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही। जूही भागती हुई इसके पास जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मिस्टर किम उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर किम जूही का हाथ पकड़ लेकर उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है, मिस्टर किम तुम्हें जीना होगा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए ना सही फिर भी तुम्हें जीना होगा। अगर तुम मर गए तो मैं नफरत किससे करूंगा। मिस्टर किम जिन्हों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुमसे माफी मांगना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था करियर के खत्म होने के बाद अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अपने सर को नीचे किया तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, इसकी वजह से मैं फौरन मर जाऊंगा और मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे माफी मांग रहा हूँ। वो साथ ही मिस्टर किम रोते हुए उससे कहती है, जिन्हों प्लीज मुझे माफ कर देना, और अपने सर को नीचे झुका लेती है, जिसकी वजह से फौरन उनकी मौत हो जाती है। जिन्हों ताइशिक से कहता है, तुमने इसको क्यों मारा। ताइशिक उसे कहता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। वैसे मेरी स्टोरी तो ये है कि टेंशन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत सारे हंटर्स को मार डाला। पहले तो मैंने यही स्टोरी सोची थी, लेकिन अब मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना होगी। मैं बाहर जाकर यही रिपोर्ट करूंगा कि वो तीनों मुजरिम आजाद हो गए थे और अपनी भागने की कोशिश के दौरान उन तीनों ने तुम सब लोगों को मार डाला, और मैं जो कि पहले बॉस के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उन तीनों के पीछे गया और उन तीनों को भी मार डाला। और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो तीनों सी रैंक के हंटर्स हैं, वो मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैंने अकेला ही बॉस को भी मारा और बाकी सबको मार कर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम तीनों को क्या लगता है, बाहर के लोग इस स्टोरी पर यकीन करेंगे या नहीं। जिन्हों उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सोंग से कहती हैं, ये बहुत पावरफुल है, तुम यहीं पर रुको, मुझे इसका सामना करने दो। मिस्टर सोंग सोचते हैं, ये एक बी रैंक का हंटर है, मेरे जैसे सी रैंक के हंटर से ये तो कभी भी नहीं हारेगा, और ऊपर से ये असैसिन टाइप हंटर है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये असैसिन टाइप है, इसमें इसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक होगा, क्या पता अगर मैं अपनी मैजिक से सिर्फ एक ही इस पर हिट कर सकूं तो मैं जीत जाऊं। मिस्टर सोंग आगे बढ़कर मिस्टर किम की तलवार को उठा लेती है और ताइशिक से कहती है, काफी अर्सा हो गया मैंने किसी इंसान के अलावा अपनी तलवार नहीं उठाई। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं, मुझे एक फिजिकल बफ दो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। जूही अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सोंग को फिजिकल बफ देती है, लेकिन साथ ही मुझे सोच रही होती है, मिस्टर सोंग तो मैजिक टाइप है, लेकिन ये इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही है। ताइशिक भी मिस्टर सोंग से कहता है, तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे पता है फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बाप एक मैजिशियन के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
मिस्टर सोंग कहती है, मैं इसके सामने बिल्कुल भी बेकार हूँ क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार के इंजन को एक बाइसाइकिल में इंस्टॉल कर दिया जाए और तेजी से पैदल चलाया जाए। जूही के स्ट्रेंथ बग की वजह से मैं अपने कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए अगर मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। वो भी अपनी सोच में गुम होती है। किसी भी कताई शिकार के बाद कर्म पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। ताइशिक उनसे कहता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक असैसिन टाइप का हंटर एक मैजिशियन टाइप के हंटर के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुमने अपनी न्यू वेपन का चुनकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एंड पर तुम सिर्फ मरने वाले हो। ये वेपन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि अगर अपने मैजिक में भी तुम डी लेवल के नहीं हो तो तुम तलवार से भी कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करते हैं। ताइशिक जल्दी से अपनी शैडो मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए दूर चला जाता है और उसे कहता है, बाप की वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सोंग कहती है, अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा लूं तो मैं इस तक पहुंच सकता हूँ। और भी उस स्पीड के साथ उस पर अटैक करती है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने मैजिक को छोड़कर एक वेपन पकड़ लिया जाए, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। ताइशिक मिस्टर सोंग के कंधे पर अटैक करते हुए उनके पास से गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, क्या तुमने कभी किसी गिल्ड में ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि मैजिक भी यूज करता हो और तलवार भी यूज करता हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। मिस्टर सोंग जैसे जख्मी होते हैं जूही उनको वैसे ही कर देती है। ताइशिक कभी भी जूही की तरफ देख रहा होता है, कहता है, यह मैजिक हीला तो बहुत ज्यादा मसला करने वाली है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये तो अपने जख्मों को ही करके फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इस हीलर को मारना होगा। ताइशिक फिर से जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस्टर सोंग पीछे से उस पर अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तलवारबाज को अपनी पीठ दिखाने की? हमारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, मुझसे फाइट करो। ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने हंजर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई आम बोरे तलवारबाज हो। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, हाँ तुम्हें ऐसा देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसे रैंक का अंतर है जो कि मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। अगर मेरी बॉडी तुम्हारी स्पीड से मैच नहीं कर सकती, लेकिन मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है और साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और मिस्टर सोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिशियन एक असैसिन टाइप के हंटर के स्पीड से मैच कर सकता है? और वो बड़ी ही तेजी के साथ मिस्टर सोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है और उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर देता है। ताइशिक उनसे कहता है, अगर तुम किसी और से फाइट कर रही होती तो तुम जरूर जीत जाती, लेकिन मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है, और एक मैजिक टाइप का हंटर वो तो मेरी मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता अगर मैं अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल करूं। मिस्टर सोंग वहीं पर नीम पर बैठ जाते हैं। जूही भागती हुई उन्हें ही करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर सोंग से इशारा करते हैं, नहीं रहने दो, पीछे रहो। ताइशिक उनके सर पर खड़ा हो जाता है, कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। चलो फिर तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। ताइशिक अपने हंजर से जैसे उनकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, मिस्टर सोंग अपने मैजिक अटैक को इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सोंग के पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है उसे एक ट्रैप में बदलकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर सोंग सामने की तरफ देखकर कहती है, क्या मेरे अटैक ने काम किया? लेकिन ताइशिक वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि ताइशिक की स्पीड बहुत ज्यादा है। ताइशिक फिर से उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन तुम एक तलवार पकड़कर अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा इस तरह तुम मुझे ट्रैप में फंसा लोगी? मिस्टर सोंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। ताइशिक फिर से अपनी तलवार कोको की तरफ बताता है और मिस्टर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जिन्हू आगे बढ़ता है और अपने हंजर से उसके तलवार के अटैक को रोकता है और ताइशिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। ताइशिक उसे कहता है, तुम फिर से बीच में क्यों आ रही हो? आए तुम हो कौन? तुम्हारा रैंक क्या है? जिन्हू से कहता है, मेरा नाम सन जिनवू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताइशिक से कहता है, तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान लूं? हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। ताइशिक कहता है, अगर तुम एक पावर टाइप हंटर हो तो तुम्हारे लिए आसान है। ऐसा ई रैंक हंटर तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है, वो भी स्पीड के साथ। तुम एक पावर टाइप नहीं हो सकती। क्या तुम एक असैसिन टाइप हंटर हो? लेकिन तुम एक असैसिन टाइप भी नहीं हो। ताइशिक हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने रैंक को छुपा रही हो, तुम एक फॉल्स रैंक करो। मिस्टर सोंग जिन्हू की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये एक फॉल्स रैंकर कैसे हो सकता है? मैं इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ऐसा नामुमकिन है, ये एक फॉल्स रैंकर नहीं है। ताइशिक फिर से कहता है, तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम फॉल्स रैंकर होती तो जिसको भी तुम्हारे बारे में पता है तुमने उसे मार डालना था।
तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, इसका मतलब तुम एक दोबारा नरो। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग और जूही दोनों ही हैरान हो जाती हैं। ताइशिक कहता है तुम्हारे दोस्तों के रिएक्शंस को देखकर लगता है तुम अभी अभी रीवेकन हुए और इन लोगों को अभी तक नहीं पता। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अब इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सूरत में मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। जिनवो उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। ताइशिक उसे कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो, तो मैंने उन कैदियों को क्यों मारा। जिनवो उसे कहता है मैं इस सब के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने बाकी सबको क्यों मारा। ताइशिक हंसते हुए से कहता है तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो। मैंने उनको कोई मजे के लिए नहीं मारा, मुझे ऑर्डर दिया गया था इसलिए मैंने ऐसा किया है। उस वक्त एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं, वहीं पर जहाँ पर वो शख्स उसे पैसे दे रहा होता है। वो शख्स असल में एक गोल्ड की कंपनी का सीईओ होता है। वो ताइशिक को 2 बिलियन वॉन देता है। ताइशिक उसे कहता है मुझे इसके अलावा 1 बिलियन वॉन और चाहिए ताकि मैं बाकी के हंटर्स को भी खाने लगा सकूं। साथ ही वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो शख्स उसे कहता है तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं उनमें से एक कैदी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने उसको फांसी लगा लिया। उसकी मौत की वजह से उसकी मौत ट्रॉमा में है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि वो एक हंटर है इसलिए उसे सिर्फ कुछ सालों की सजा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वह आजाद होकर सड़कों पर घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डंजन के अंदर मार डालो। फिर हमारी स्टोरी फेज में आ जाती है। ताइशिक उसे कहता है अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा एक बाप था जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। मैंने रकम बढ़ाकर उसको मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया और अब मुझे किसी भी तरह इस डील को पूरा करना ही है। और यहीं पर एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।